अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीज़ान टीवी की तरफ से मुहसिन खान एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज के इस लेक्चर में हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को समझने से पहले जरूरी है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी रीयूज वेक्टर, रीयूज डिस्टेंस, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज लाइक हैंड ऑफ्स एंड हैंड ओवर्स और इंटरफेरेंसेस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन को समझने से पहले हमें सेल और क्लस्टर को समझना होगा। तो सेलुलर कम्युनिकेशन में हम एक जियोग्राफिकल एरिया को स्मॉल सेल्स में डिवाइड करते हैं। हर एक सेल में फ्रीक्वेंसी, टाइम स्लॉट, कोड रीयूज होते हैं। याद रहे कि ये रीयूज स्पेशली सेपरेटेड लोकेशंस पर होती हैं एक रीयूज डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके। लेकिन इस केस में जिस सेल में हम फ्रीक्वेंसी, टाइम स्लॉट या कोड्स को रीयूज करेंगे वहां पर हमारे पास को चैनल इंटरफेरेंसेस आ सकते हैं। जैसा कि डायग्राम से जाहिर है कि सेम कलर वाले सेल्स सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। इन तमाम सेल्स की कोऑर्डिनेशन बेस स्टेशन या एमटीएसओ कर रहा होता है। हर सेल का अपना बेस स्टेशन होता है जो कि एमटीएसओ के साथ कनेक्टेड होते हैं। एमटीएसओ को एमएससी भी कहते हैं। एमएससी कंट्रोल के फंक्शंस और हैंड ओवर, हैंड ऑफ्स वगैरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। इस तरीके से जब हम सेल साइज को श्रिंक करते हैं तो हमारे पास मोबाइल कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ साथ नेटवर्क की बर्डन भी बढ़ जाती है क्योंकि एमएससी ने इनके हैंड ओवर्स, कंट्रोल और फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट्स के फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी रीयूज वेक्टर क्या है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि किसी एक सेल में यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद दूसरी सेल में रीयूज होती है। आमतौर पर इन सेल्स का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में रंबिक सेल्स इस्तेमाल किए गए। अब चूंकि सेम फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट सेल्स में यूज हो रही है तो हमारे पास इंटरफेरेंसेस के चांसेस आ सकते हैं। तो एक प्लानिंग के तहत या एक पैटर्न के तहत हमें एक रीयूज डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा ताकि करेक्टिव इंटरफेरेंसेस एक हार्मफुल लेवल से बिलो रहे। इसके लिए सबसे पहला काम एडजेसेंट सेल्स में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हमें असाइन करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास C डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है जो कि F1 से लेकर FC तक है तो एक क्लस्टर C डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज करेगा। अब C फ्रीक्वेंसीज का क्लस्टर दोबारा से नेक्स्ट एरिया में रीयूज किया जाएगा। पिछले स्लाइड में हमने कहा था कि क्लस्टर साइज हेक्सागोनल होगा, लेकिन रियल लाइफ में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर चूंकि पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कंप्यूटराइज्ड मेथड के जरिए से ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड प्लानिंग करते हैं ताकि हम बेस स्टेशन की लोकेशन और सेल की फ्रीक्वेंसीज को असाइन कर सके। इसके लिए प्लानिंग के तहत हमें हर सेल का पाथ लॉस एक्सपोनेंट और लिंक बजट वगैरह फाइंड करने होते हैं ताकि हम बेस स्टेशन के कवरेज एरिया और टोटल इंटरफेरेंसेस को डिटरमाइन कर सके। तो रीयूज डिस्टेंस का फार्मूला D इक्वल टू R√3n है, जिसमें से R सेल के रेडियस को n नंबर ऑफ सेल्स पर क्लस्टर और n नंबर ऑफ सेल्स पर क्लस्टर को जाहिर करता है। एक सेल की रेडियस 1 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के दरमियान हो सकती है। अगर फ्रीक्वेंसी की एजेस एक्यूरेटली डिफाइंड न हो या रिसीवर के साथ फिल्टर्स मोर एक्यूरेट ना लगे हो तो एडजेसेंट सेल्स की बाउंड्रीज आपस में ओवरलैप कर सकती है। इस स्लाइड में रीयूज पैटर्न के रेट को डिफाइन किया गया है जो कि 1/k है, जिसमें के उन सेल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि सेम फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करते। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर 1/3, 1/4, 1/7, 1/9 या 1/12 बनता है। याद रहे कि 1/k का फार्मूला ओनली ओमनी डायरेक्शनल एंटीना के लिए यूज होता है। अगर हमारे पास हर बेस स्टेशन में सेक्टर एंटीना लगे हुए हो तो इन सेक्टर एंटीना की सूरत में बेस स्टेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करता है। इनकी वैल्यू आमतौर पर 3 होती है। इस तरह से हमारे पास रीयूज पैटर्न N/k बन जाता है जो कि रीयूज पैटर्न को फर्दर
n सेक्टर्स में डिवाइड करता है। कुछ मौजूदा और हिस्टोरिकल रीयूज पैटर्न। इस केस की सूरत में हमारे पास 3x7 जो कि नॉर्थ अमेरिका में एम्स मोबाइल फोन यूज करता था, 6x4 मोटरोला नेप्स यूज करता था और 3x4 जो कि GSM यूज करता है। आमतौर पर एक क्लस्टर साइज को C या N से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास I² + IJ + J² के जरिए से फाइंड की जाती है। याद रहे कि I और J को चैनल सेल्स की रिलेटिव लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। I और J के लिहाज से C की वैल्यू, क्लस्टर साइज की वैल्यू हमारे पास 3, 4, 7 या 9 और so on आ सकती है। इस स्लाइड में कुछ क्लस्टर साइज और उसके मुताबिक रिलेटिव I और J की वैल्यूज को दिखाया गया है। आप लोग इनको क्लस्टर साइज के फार्मूले के तहत वेरीफाई कर सकते हैं। क्लस्टर साइज के फार्मूले ने तो हमें रीयूज पैटर्न बता दिया, लेकिन अब हम किस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी का और स्पेसिफिक एरिया फाइंड करेंगे जहां पर फ्रीक्वेंसी ने रीयूज होना है। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है सेल का, इसलिए इस फार्मूले के तहत हम हर सेल के हर एज के ऊपर I सेल मूव करते हैं और वहां से 120 डिग्री के ऊपर J सेल मूव करते हैं। जो एंड पॉइंट आएगा वही हमारे पास रीयूज फ्रीक्वेंसी सेल का सेंटर पॉइंट होगा, जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं। इस डायग्राम में सेम मेथड को अप्लाई किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2 है। जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में बता दिया था कि हम एक हेक्सागोनल सेल के हर एक एज के साथ I सेल मूव करते हैं और वहां से J सेल 120 डिग्री मूव करते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे पास क्लस्टर का साइज 19 है। अब हम आ जाते हैं चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज की तरफ। तो चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज को अगर हम देखें तो हमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स को मद्देनजर रखना होता है। एक है इंटरफेरेंसेस और दूसरा है हैंडओवर्स। तो इस स्लाइड में हम इंटरफेरेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। आमतौर पर सेलुलर कम्युनिकेशन में दो तरह के इंटरफेरेंसेस आते हैं। एक है चैनल इंटरफेरेंस जिसे CCI भी बोलते हैं और एक एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस जिसे ACI भी बोलते हैं। कुछ और वजह से भी इंटरफेरेंसेस आ सकती है, लाइक कंप्यूटर का सेलुलर स्ट्रक्चर, उनका फ्रीक्वेंसी प्लानिंग और फेडिंग वगैरह। को चैनल इंटरफेरेंसेस वो सेल जो कि सेम फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं को चैनल सेल्स कहलाते हैं। को चैनल सेल्स के सिग्नल्स के आपस में इंटरफेरेंस को चैनल इंटरफेरेंस बोलते हैं, या शॉर्टली हम इसे CCI से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अटेन्युएशन की वजह से डिस्टेंस के ऊपर सिग्नल अपना स्ट्रेंथ लॉस करता है, लेकिन फिर भी पहले वाले सेल के सिग्नल में एक नेग्लिजिबल पावर होती है। अगर ये पावर नेग्लिजिबल लेवल से ज्यादा हो जाए तो ये को चैनल में इंटरफेयर कर सकता है। एक कॉमन कंसेप्ट है कि हम को चैनल पावर को RF पावर को इंक्रीज करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेसलेस बात है। अगर हम एक सेल में से RF पावर को इंक्रीज करेंगे तो जाहिर है को चैनल के ऊपर उनकी इंटरफेरेंस की पावर भी ज्यादा होगी। इस वजह से RF पावर को इंक्रीज करके हम को चैनल इंटरफेरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस स्लाइड में को चैनल इंटरफेरेंस को ज्यादा डिटेल में दिखाया गया है। अगर हम डायग्राम को देखें तो येलो सेल्स जो कि एक क्लस्टर के सेंटर में आ रही हैं सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, सेल 6 एंड सेल 7 हर एक क्लस्टर में करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को रीयूज किया गया है। क्योंकि हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है तो इसलिए मैक्सिमम किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर 6 को चैनल इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं। अगर हमारे पास सेल साइज और RF पावर कांस्टेंट रहे तो को चैनल इंटरफेरेंस रीयूज डिस्टेंस D और सेल के साइज R का फंक्शन बन जाते हैं, जिसको हम D/R रेशो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम D/R रेशो को इंक्रीज करेंगे तो को चैनल इंटरफेरेंसेस डिक्रीज हो जाएंगे, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रीयूज फैक्टर Q D/R के बराबर है, जो कि √3n के बराबर है। याद रहे कि रीयूज डिस्टेंस में हमने इस फार्मूले को देखा था जिसमें n क्लस्टर साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था, R हमारे पास सेल के रेडियस को और D रीयूज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर Q की वैल्यू स्मॉल हो तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, और याद रहे कि Q को क्लस्टर साइज कम करने से कम किया जाता है। मतलब ये कि अगर n की वैल्यू कम हो तो हमारे पास Q की वैल्यू कम आएगी।
लेकिन एक और लिहाज से अगर हम देखें तो लार्ज क्यू इम्प्रूव कर रहा है क्वालिटी को, जिसकी वजह से लेस को चैनल इंटरफेरेंसेस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाए गए हैं कि अगर क्लस्टर साइज हमारे पास 3 है तो क्यू की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन अगर क्लस्टर साइज 7 है तो क्यू की वैल्यू 4.58 और इसी तरीके से क्लस्टर साइज 13 के लिए क्यू की वैल्यू 6.24 बन जाती है। मतलब ये कि क्लस्टर साइज बढ़ाने से इंटरफेरेंसेस बढ़ जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ को-चैनल इंटरफेरेंस इज सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज रेशो। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि को-चैनल इंटरफेरेंस में किसी एक सेल में कम से कम 6 सेल इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर हम सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज रेशो को देखें तो ये रेशो है एक सेल के अंदर स्पेसिफिक सेल की पावर और उस सेल में इंटरफेरेंसेस चैनल की पावर। सेल की अपनी पावर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरफेरेंसेस चूंकि 6 है इस वजह से हम समेशन करते हैं ऑल इंटरफेरेंसेस का, जो कि 1 से लेकर 6 तक होता है। इस लिहाज से हमारे पास सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज रेशो का फार्मूला S डिवाइड बाय समेशन I इक्वल टू 1 to I नॉट एंड I इंटरफेरेंसेस बन जाता है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि किसी पॉइंट पर सिग्नल स्ट्रेंथ डिस्टेंस का फंक्शन होता है, जिसको हम T बाय माइनस पावर N रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहे कि यहाँ पर N पाथ लॉस रेशो को रिप्रेजेंट करता है। आमतौर पर पाथ लॉस हम सेल प्लानिंग के टाइम पर डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज रेशो R माइनस N डिवाइड बाई D पावर माइनस N बन जाएगा। यहाँ पर R जो है सेल के अपने रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और D रीयूज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए पिछला क्वेश्चन जो हमने राइज किया था कि अगर हम ट्रांसमिट पावर को इंक्रीज करें तो हमारे पास को चैनल इंटरफेरेंस कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर वो बात नेग्लेक्ट हो जाती है। देखिए आप D की वैल्यू हमारे पास रीयूज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने सिग्नल को 5 मिलीवाट पर ट्रांसमिट किया तो मे बी के इंटरफेरेंस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हमारे पास 0.1 मिलीवाट रह जाए, लेकिन अगर उसी सिग्नल को हम 8 पावर के साथ ट्रांसमिट करें तो मे बी के रिसीविंग पॉइंट पर इंटरफेरेंस 1.1 मिलीवाट रह जाए। को-चैनल इंटरफेरेंस इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि को-चैनल इंटरफेरेंसेस कंट्रोल द लिंक परफॉर्मेंस व्हिच देन डिसाइड फ्रीक्वेंसी रीयूज प्लान एंड सिस्टम कैपेसिटी। याद रहे कि स्लाइड नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास क्लस्टर साइज कम है तो इंटरफेरेंसेस कम होंगे लेकिन कैपेसिटी हमारे पास ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम क्लस्टर साइज को बढ़ाते हैं तो हमारे पास कैपेसिटी कम हो जाती है लेकिन इंटरफेरेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमें प्लानिंग के तहत इसको डिफाइन करना पड़ता है कि किस तरीके से हम रीयूज डिस्टेंस को सेट करें। प्रैक्टिकली चैनल को असाइन करना एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, क्योंकि थ्योरेटिकल एनालिसिस हमें सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, जबकि प्रैक्टिकली हमें 5% के बैंडविड्थ को कंट्रोल चैनल के लिए रिजर्व करना पड़ता है। इसलिए कंट्रोल चैनल का फ्रीक्वेंसी रीयूज एक मुश्किल और कंजर्वेटिव प्रॉब्लम है। क्योंकि CDMA में n इक्वल टू 1 होता है या क्लस्टर साइज 1 होता है, इसलिए हमें मोर एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी प्लानिंग की जरूरत होती है ताकि हम फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर सके। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस या ACI आमतौर पर वो इंटरफेरेंस है जो कि एडजेसेंट चैनल्स के दरमियान होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह रिसीवर साइड इम्परफेक्ट फिल्टर्स हैं, जहां से कुछ फ्रीक्वेंसी लीकेज होती है, जिसकी वजह से एक सेल की फ्रीक्वेंसी दूसरे सेल की फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफेरेंस करते हैं। नियर फार इफेक्ट की सूरत में ये प्रॉब्लम और भी मजीद खराब हो जाता है। नियर फार इफेक्ट में एक रिसीवर गलत ट्रांसमीटर को कैप्चर करता है एज ए ट्रांसमीटर। नियर फार इफेक्ट तब अराइज होता है जब एक मोबाइल स्टेशन जो कि बेस स्टेशन के करीब होता है किसी ऐसे चैनल पर ट्रांसमिट करता है जो कि एक वीकर मोबाइल फोन यूज कर रहा है। इस सूरत में बेस स्टेशन को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है अपना करस्पॉन्डिंग चैनल चूज करने में, क्योंकि वीकर सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल में ब्लीड ओवर कर जाता है। नियर फार इफेक्ट के 2 टाइप्स है। पहला टाइप जो कि डायग्राम में दिखाया गया है, इनमें से एक मोबाइल यूजर एक सिग्नल रिसीव कर रहा है एक दूर के बेस स्टेशन से, जिसका सिग्नल डिस्टेंस की वजह से वीक हो गया है, जबकि करीबी
ایک غیر متعلقہ ٹرانسمیٹر سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے بیس اسٹیشن کو۔ اس کیس میں ویکر سگنل اسٹرانگر سگنل کے اوپر بلیڈ اوور کر جاتا ہے اور موبائل غلط سگنل کو کیپچر کر لیتا ہے۔ نیئر پار افیکٹ کے دوسرے کیس میں ہمارے پاس ایک موبائل فون بیس اسٹیشن کو سگنل ٹرانسمٹ کر رہا ہے جو کہ سیل کے ایج پر واقع ہے۔ وہاں سے بیس اسٹیشن کو ایک کمزور سگنل ریسیو ہو رہا ہے ڈسٹینس کی وجہ سے، جبکہ بیس اسٹیشن کے قریب ایک اور موبائل اسٹیشن کمیونیکیٹ کر رہا ہے بیس اسٹیشن کے ساتھ۔ اس کیس میں بیس اسٹیشن کنفیوز ہو جاتا ہے اور اپنی ڈیزائرڈ سگنل کے بجائے دوسرے موبائل فون کو، اپنے قریبی اسٹرانگ سگنل والے موبائل فون کو جو کہ ایڈجسنٹ چینل پر ہے، اس کو اپنا کرسپونڈنگ سینڈر سمجھ لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کیس میں بیس اسٹیشن کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کا کرسپونڈنگ سینڈر کون سا ہے۔ اس سلائیڈ میں ایڈجسنٹ چینل انٹرفیرنس کو کم کرنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں کیئرفل فلٹرنگ کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے پاس منیمم لیکیج ہو ایڈجسنٹ چینل کے ایجز کے اوپر۔ دوسرا، ہمیں چینل اسائنمنٹ اسٹریٹجیز کو مزید بہتر بنانا ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے 3 امپورٹنٹ کام کرنے ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک سیل کے اندر فریکوینسی سپریشن کو بہت زیادہ دور دور رکھنا پڑے گا۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ کام، نائبر سیلز میں قریب قریب کی فریکوینسیز اسائن نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں فریکوینسی سپریشن کو بھی لارج کرنا پڑے گا یا پھر پاس بینڈ بینڈوڈتھ کو مزید نیرو کرنا پڑے گا۔ چینل اسائنمنٹ اسٹریٹجیز میں دوسرا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے ہینڈ آفس کا۔ ہینڈ آفس میں جب ایک موبائل یوزر ٹریولنگ کے دوران ایک سیل کے کوریج سے نکل کر دوسرے سیل کے کوریج ایریا میں پہنچتا ہے تو دوسرے سیل میں یوزر کو ایک نیو فریکوینسی اسائن کی جاتی ہے۔ اس پروسیس کو ہینڈ اوور کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ اسائنمنٹ نہ کریں تو ہمارے پاس کال ڈراپ ہو جائے گی اور دوسرے سیل میں ہمیں دوبارہ سے نیا کال اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ہینڈ آفس سیلولر کمیونیکیشن میں ایک ڈیزائن ایشو ہے اور اس کو پرفارم کرنے کے لیے سیلولر نیٹ ورک اسٹریٹجیز پرووائڈ کرتا ہے کہ کب ہمیں ہینڈ اوور کرنی ہے اور کس سیل میں ہینڈ اوور کرنی ہے، اور جب ہینڈ اوور ہو جائے تو یہ بھی سیلولر نیٹ ورک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرسپونڈنگ بیس اسٹیشن اور موبائل اسٹیشن کو انفارم کرے کہ اب وہ اس چینل پر بیس اسٹیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اس ڈائیگرام میں ہینڈ اوور اسٹریٹجیز کو دکھایا گیا ہے، جہاں پر ایک موٹر کار بیس اسٹیشن 1 سے بیس اسٹیشن 2 کے ایریا میں انٹر ہو رہا ہے۔ جو 2 ورٹیکل ڈاٹڈ لائن ہیں یہ ہمیں منیمم ایکسپٹڈ سگنل اسٹرینتھ بتاتی ہے۔ جو بیس اسٹیشن 1 کا اے پوائنٹ ہے یہ بیس اسٹیشن 1 کے سگنل کا منیمم ایکسپٹڈ سگنل اسٹرینتھ پوائنٹ ہے اور بی پوائنٹ بیس اسٹیشن 2 کا منیمم سگنل اسٹرینتھ ایکسپٹڈ پوائنٹ ہے۔ ہمارے پاس ہارزنٹل لائن میں ڈفرینٹ لیولز کو دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امپراپر ہینڈ اپس کو۔ امپراپر ہینڈ اپس میں ہینڈ اپ اکر ہوتا ہے بی پوائنٹ سے جو کہ ہارزنٹل لائن میں چوتھا پوائنٹ ہے، جبکہ پراپر ہینڈ اپ میں ہینڈ اوور ہوتا ہے سیکنڈ ڈاٹڈ لائن میں جو کہ ایک منیمم ایکسپٹڈ سگنل اسٹرینتھ لیول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اگر ہم اس پوائنٹ سے ہینڈ اپ کریں گے تو ہمارے پاس کال ڈراپ نہیں ہوگا، لیکن امپراپر ہینڈ اپ والی صورت میں ہمارے پاس کال ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اس سلائیڈ میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہینڈ اپ کی نیڈ کب ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایم ایس سی کو انشور کرنا پڑتا ہے کہ پاور ڈراپ ہمارے پاس ٹیمپرری نہیں ہے جو کہ پیڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پیڈنگ کیا ہے انشاءاللہ ہم آگے آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موبائل اسٹیشن بیس اسٹیشن سے دور جا رہا ہو۔ ایم ایس سی میئر کرتا ہے ایوریج ریسیوڈ سگنل اسٹرینتھ کو تاکہ اننیسیسری ہینڈ اوور کو اوائڈ کر سکے اور نیسیسری ہینڈ اوورز کو ٹائم سے پہلے کمپلیٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ ہینڈ اوور کا ٹائم ڈیسائیڈ کرنا سبسکرائبر کی سپیڈ پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ریسیور کی سپیڈ کا اندازہ ریسیوڈ سگنل اسٹرینتھ کے سلوپ سے انشور کی جاتی ہے۔ اگر ریسیوڈ سگنل اسٹرینتھ کی کرو سٹیپ ہو تو کوئک ہینڈ اپس، ادروائز سلو ہینڈ اپس پرفارم ہوتا ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم کچھ
کریں گے جو کہ ہینڈ اوور یا ہینڈ آفس پرفارم کرنے سے پہلے کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس سگنل اسٹرینتھ ہے، پھر اسپیڈ آف دا ڈیوائس ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ویکر سگنل فرام دا سرونگ بیس اسٹیشن اور اسٹرانگ سگنل فرام دا نائبر بیس اسٹیشن۔ اس کے علاوہ بٹ ایرر ریٹ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ یاد رہے کہ بعض اوقات سگنل اسٹرینتھ ہینڈ اوور ریکوائرڈ اسٹرینتھ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن جس چینل پر یوزر کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ پیڈڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بٹ ایرر ریٹ اس چینل کی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کیس میں بھی ہم ہینڈ اوور پرفارم کرتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ایڈجسنٹ چینل کی انٹرفیرنس اس چینل کے اوپر جس پر یوزر کنیکٹڈ ہے۔ ان پیرامیٹرز کو ہینڈ اوور پرفارم کرنے سے پہلے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہینڈ اپ کی 3 امپورٹنٹ ٹائپس ہیں: ہارڈ ہینڈ اپ، سافٹ ہینڈ اپ اینڈ سافٹ ہینڈ اپ۔ ہارڈ ہینڈ اپ میں نیو سیل کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنے سے پہلے پرانے بیس اسٹیشن کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوسرے سیل میں نیا کال اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ہینڈ اپ ڈائیگرام میں امپراپر ہینڈ اپ دیکھا تھا۔ جبکہ سافٹ ہینڈ اپ میں نیو بیس اسٹیشن کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنے سے پہلے کال ڈراپ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یوزر ایک گلچ محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد یوزر ایک بیٹر سروس ایکسپیرینس کرتا ہے۔ سافٹ ویئر ہینڈ اپ میں عام طور پر ایک نیو سگنل کو ایڈ کیا جاتا ہے یا ڈیلیٹ کیا جاتا ہے ایکٹیو سیٹ آف سگنلز کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے ہینڈ اپ نیڈز میں ذکر کیا تھا کہ ایک ویکر سگنل کو اسٹرانگر سگنل کے ساتھ جس پر پیڈنگ زیادہ ہو ریپلیس کیا جاتا ہے۔ سافٹ ویئر ہینڈ اپ کو عام طور پر UMTS، CDMA 2000، HSPA اور LTE وغیرہ اس کے بعد آنے والے ورژنز میں یوز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک موسٹ ریلائبل ہینڈ اپ ہے اور اس ہینڈ اپ کی وجہ سے نیٹ ورک کیپیسٹی کافی بڑھ جاتی ہے کہ ایک سبسکرائبر ایک ٹائم پر ایک بیس اسٹیشن کے اندر ایک سے زیادہ سیکٹر اینٹینا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اس میں چونکہ سبسکرائبر ایک سے زیادہ فریکوینسیز پر ایکٹیو ہوتا ہے، اس لیے اس کی ایفیشنسی ہارڈ ہینڈ اوور سے کم ہے۔ اس ڈائیگرام میں سیلولر کمیونیکیشن اسٹرکچر کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر MTSO یا موبائل ٹیلی فون سوئچنگ آفیسز ملٹیپل سیلز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انٹر سیل ہینڈ اوورز، ہینڈ اپس، مینجمنٹ اور سیل اسائنمنٹ اسٹریٹجیز سب کچھ کنیکٹڈ سیلز کے درمیان MTSO پرفارم کرتا ہے۔ MTSO پھر ٹیلی فون سینٹرل آفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ٹیلی فون سینٹرل آفس انٹر MTSO ہینڈ اوورز اور ہینڈ اپس کے فنکشن پرفارم کرتا ہے اور ٹیلی فون سینٹرل آفس پھر لینڈ لائن فون کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں سیلولر سسٹم کا بلاک ڈائیگرام دکھایا گیا ہے، جہاں پر ایک سبسکرائبر PSTN نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور پبلک ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سوئچنگ آفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یاد رہے کہ موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سوئچنگ آفس کو ہم کور نیٹ ورک یا MAC بھی بولتے ہیں۔ MAC ڈفرینٹ بیس اسٹیشنز کو کوریج پرووائڈ کرتی ہے اور بیس اسٹیشن ملٹیپل سبسکرائبرز کو ایئر انٹرفیس پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس سلائیڈ میں سیلولر نیٹ ورک کے ذریعے سے 2 ڈفرینٹ کمیونیکیٹنگ پارٹیز کے کنیکشن کو دکھایا گیا ہے، جہاں پر ایک یوزر پشاور MAC کے ساتھ اور دوسرا کراچی MAC کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یاد رہے کہ پشاور MAC کے ساتھ 2 ڈفرینٹ بیس اسٹیشنز کنیکٹڈ ہیں۔ اگر ایک سیل سے دوسرے سیل تک کال کرنی ہے تو MAC یا MTSO کال اسٹیبلشمنٹ کے فنکشنز پرفارم کرتا ہے۔ وہاں سے ہم PSTN نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور گلوبل انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر ہم نے انٹر MAC کال کرنی ہے تو پھر ہر حال میں ہمیں PSTN نیٹ ورک سے ہو کر جانا پڑے گا۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم GSM ٹیکنالوجی کو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔